उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने केदारनाथ में चल रहे निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। मुख्य सचिव ने निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को दिए निर्देश। देहरादून में सीएम आवास में उत्तराखंड सरकार और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच एमओयू पर किए गए हस्ताक्षर। एमओयू से प्रदेश को मिलेगा लाभ। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने एक बार फिर हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने पर की बातचीत। सतपाल महाराज ने कहा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से उत्तराखंड को पर्यटन के क्षेत्र में मिलेगा लाभ। हेमकुंड साहिब की कपाट 22 मई को खुलेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और महामहिम राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ऋषिकेश पहुंचकर यात्रा का किया शुभारंभ। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने गुरुवार को श्री केदारनाथ में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और इसी के साथ यहां पर अधिकारियों के साथ साथ स्थलीय निरीक्षण किया, जायजा लिया। वहीं आपको बता दें कि निरीक्षण के बाद मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने श्री केदारनाथ के दर्शन किए, पूजा अर्चना भी की और साथ ही साथ प्रदेश की प्रगति और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। मुख्य सचिव ने निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देश दिए कि केदारपुरी में जो भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों में तेजी के साथ गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने ये भी कहा कि केदारनाथ में यात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव व्यवस्थाएं की जाएं और केदारनाथ धाम में जो भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों से केदारनाथ धाम में दर्शन करने आ रहे तीर्थ यात्रियों को कोई असुविधा न हो और इसके लिए निर्माण सामग्री को सुव्यवस्थित ढंग से रखने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने तीर्थ पुरोहितों के लिए बनाए जा रहे आवासीय भवनों का निर्माण कार्य का शीर्ष प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये कहा कि अधिकारी तीर्थ पुरोहितों के साथ यहाँ पर समन्वय कर धाम के विकास कार्यों में और ज्यादा गति लाएं। मुख्य सचिव ने चिकित्सालय, कंट्रोल सेंटर, संगम घाट, मंदिर समिति का प्रशासनिक भवन और इसी के साथ यहाँ पर आपको बता दें कि आस्था पथ आदि निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने केदारनाथ धाम में बनाए जा रहे वाटर एटीएम के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश कार्यदायी संस्था को दिए हैं। तो डॉक्टर एसएस संधू केदारनाथ धाम पहुंचे और इस बीच यहाँ पर तमाम विकास कार्यों का जायजा लिया, निर्माण कार्य जो चल रहा है उसका जायजा लिया है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ सीधे मौजूद हैं। तो कृष्णा, यहाँ पर मुख्य सचिव पहुंचे और इस बीच यहाँ पर तमाम तैयारियां जो की जा रही हैं, निर्माण कार्य की चल रही हैं तैयारियां, उसका निरीक्षण किया है। बिल्कुल संभव। देखिए, 2013 में आई त्रासदी आपदा के बाद से ही केदारनाथ में जो पूर्ण निर्माण जो कार्य जो लगातार चल रहे, जो तेज गति देने के लिए मुख्य सचिव ने आज जो है वो केदारनाथ पहुंच कर वहाँ का निरीक्षण किया है। उन्होंने जो भी निर्माण कार्य जो चल रहे हैं निर्माण के उनकी देखरेख करी और उसका निरीक्षण किया है। जो भी कमी उन्होंने देखी है वो अधिकारियों को उसको आदेश दिए कि कार्य में तेजी लाए, जो भी सामग्री लग रही है उसकी गुणवत्ता में जो है वो खासा ध्यान रखा जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तीर्थ पुरोहितों के और अधिकारियों के लिए बन रहे आवास गृह का भी उन्होंने निरीक्षण किया और उसको भी जल्द पूरा करने के उन्होंने निर्देश दिए, क्योंकि चारधाम यात्रा भी इस समय पूर्ण रूप से सुचारू हो रही है और काफी दिक्कतें जो है कुछ चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर काफी दिनों से हो रही है, क्योंकि यात्री जो एक तरीके से जिसका अनुमान सरकार ने लगाया था उससे काफी अधिक मात्रा में जो है और अधिक संख्या में श्रद्धालु दिन ब दिन जो है वो उत्तराखंड पहुंचे, जिसकी वजह से शासन प्रशासन को भी उनको व्यवस्थित करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि केदारनाथ की अगर हम खास बात करते हैं तो वहाँ पे इतनी खासी व्यवस्था नहीं है कि हजारों श्रद्धालु जो है वो प्रत्येक दिन वहाँ पे रात जो है वो गुजार सके और अगले दिन बाबा के दर्शन कर सके। तो सभी व्यवस्थित चीजों को चिंता जताते हुए उन्होंने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जितने भी पर्यटन आवास गृह बन रहे तो उन सब में जो है इस तरीके से कार्य में तेजी ला पाए ताकि जल्दी से व्यवस्था पूरी हो, श्रद्धालु एक तरीके से समय से केदारनाथ धाम आते हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो। संभव जी,
निश्चित तौर पर, लेकिन इस बीच यहाँ पर तमाम खामियां भी नजर आई और उन तमाम खामियों को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए यहाँ पर मुख्य सचिव ने। और इसी के साथ यहाँ पर क्या कुछ कार्यक्रम रहा, किन कार्यक्रमों में वो शामिल हुए, और साथ ही साथ जो यात्रा चल रही है उसमें कोई जो यात्री होने असुविधा ना हो, इसको लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर अधिकारियों को दिए गए हैं मुख्य सचिव के द्वारा? बिल्कुल, देखिए अगर मुख्य सचिव की बात करें तो आज सुबह केदारनाथ पहुंचे थे, जहाँ पहले उन्होंने निरीक्षण किया, पूरे जो भी नवनिर्माण कार्य वहाँ पर चल रहे थे। उसके बाद उन्होंने बाबा केदार के दर्शन भी किए और पूजा अर्चना जो है वो बाबा केदार के दर पर करी। और उसके बाद उन्होंने तमाम जो भी व्यवस्थाएं वाली चीजें थी कि काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि उत्तराखंड में जो भी यात्री केदारनाथ के द्वार पे आ रहे हैं उसको ओवर रेटिंग में सामान लेना पड़ रहा है, चाहे पानी की बोतल बात करें चाहे खाने के सामान की बात करें, तो सभी को ओवर रेटिंग पर मुख्य सचिव ने जो है संज्ञान लिया है, वहाँ पर अधिकारियों को निर्देश दिया। हालांकि इस संबंध में मुख्य सचिव जो है वो पहले भी अधिकारियों को इस पर आदेश दे चुके थे कि ओवर रेटिंग बिल्कुल भी इस धाम पर नहीं चल रही है, कि काफी यात्रियों को दिक्कत हो जा रही है, इस तरीके से उनकी जेब पर डाका डाला जा रहा है। इस संबंध में मुख्य सचिव ने अधिकारियों से यहाँ पर बातचीत करी और हम बात करें सड़क मार्ग के माध्यम से जो यात्री आते हैं, लगभग 18 किलोमीटर का जो पैदल मार्ग है केदारनाथ यात्रा का, उसको पैदल पड़ाव के ही पार करना पड़ता है सभी श्रद्धालुओं को, उसको भी जल्दी से तय करने के निर्देश जो है मुख्य सचिव ने दिए हैं। और उन पैदल पड़ाव के रास्ते पर जो वाटर एटीएम जो सरकार द्वारा लगाए जा रहे हैं उनमें भी तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को अगर कोई भी चढ़ाई पैदल चढ़ रहा है तो वो पानी की प्यास लगती है तो ज्यादा उसे असुविधा ना हो, समय समय पर पानी मिलेगी। तो वाटर एटीएम भी जो सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं उनकी दूरी जो है वो हर एक 500 मीटर की दूरी पर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट भी जो है वो बात करी है कि ऑक्सीजन पॉइंट भी जो है अब जगह जगह पर बनाए, ताकि काफी संख्या में हमने देखा है पिछले दिनों श्रद्धालुओं की मौत भी जो है वो ऑक्सीजन की वजह से हो रही है। तो सरकार अब ऑक्सीजन पॉइंट भी लगाने की जो है वो जगह जगह पर तैयारी कर रही है। उसके लिए भी मुख्य सचिव ने जो है अधिकारियों को निर्देश दिए, उस कार्य में भी तेजी लाए संभव। जी चलिए कृष्णा, बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, जहाँ पर देहरादून में सीएम आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में उत्तराखंड सरकार और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उत्तराखंड में नवीन और नवीकरणीय अन्य परियोजनाओं के विकास और साथ ही 100% वित्तीय निवेश किए जाने के लिए ये MOU किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार की ओर से सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से मुख्य महाप्रबंधक नवीनीकरण ऊर्जा शैली अब्राहम और साथ ही अधिशासी निदेशक अमित गर्ग ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड राधा रतूड़ी, BPCL के C और MD अरुण कुमार सिंह, निदेशक सुखमल जैन सहित तमाम अन्य अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने एक बार फिर हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की पैरवी की है और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि अगर हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है तो उसका फायदा उत्तराखंड राज्य को पर्यटन के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के रूप में मिलेगा। और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि मैंने दुबई दौरे पर कई निवेशकों ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात की है और जिससे उत्तराखंड में पर्यटन को लाभ मिल सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, इसलिए मेरी कोशिश है कि हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। और पर्यटन मंत्री ने प्रदेश के अन्य नेताओं को सलाह दी और कहा कि राज्य के विकास के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन सके और इसकी पैरवी सभी नेताओं को करनी चाहिए। नहीं, रोपवे के प्लान है और हमारा प्लान फर्टिकुलर का भी प्लान है। आपको पता है मैं दुबई यात्रा में गया था तो वहाँ जो निवेशक हैं उन्होंने सबसे पहले मुझसे ये पूछा कि आपके यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है। तो आज हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की है हरिद्वार में कि आप लैंड को आइडेंटिफाई करें और हमारा ये प्रयास होगा कि अगर बहुत ही जो हमारे इन्वेस्टर्स जिनकी प्रेसिंग डिमांड है कि भाई यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए तो हम कोशिश करेंगे। अगर उनका प्रयास होगा तो हम ये कोशिश करेंगे कि एक फ़्लाइट हम जो है अबू धाबी से चलाएं और यहाँ पर जो निवेशक हैं वो यहाँ आएँ और यहाँ जाकर के जो हमारी टेहरी झील है, हमारे औली है और भी हमारे जो पर्वत श्रृंखला हैं उनका आनंद लें। तो ये हमारा प्रयास होगा, उसके लिए हमारी पूरी कार्रवाई जारी है। और मैं जब दुबई गया तो वहाँ के लोगों ने कहा कि साहब यहाँ पर आप मुख्यमंत्री जी को लाइए, हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा माहौल है और निश्चित रूप में लोगों की बड़ी श्रद्धा है। जो हमारे भारतीय व्यापारी वहाँ पर जो हीरों का व्यापार कर रहे हैं उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि हम केदारनाथ के अंदर भंडारा खोलना चाहते हैं, धर्मशाला बनाना चाहते हैं। तो हमने उनसे आवेदन मांगे हैं, निश्चित रूप में उनकी सहायता की जाएगी। अगर कोई आदमी
शंकर के भक्तों को, भगवान भोलेनाथ के भक्तों को भोजन कराना चाहता है, तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई को खुलने वाले हैं और जिसका शुभारंभ ऋषिकेश हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में हुआ है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और महामहिम राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ऋषिकेश पहुंचकर यात्रा का शुभारंभ किया और यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। पंजाब सहित भारत के अलग अलग राज्यों और विदेशों से श्रद्धालु यात्रा करने ऋषिकेश पहुंचे हैं। वहीं श्रद्धालुओं के पहले जत्थे में 250 यात्री रवाना हुए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के बाद 5वें धाम के रूप में विख्यात श्री हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा भी विधिवत शुरू हो चुकी है और इस दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा परिसर में दरबार साहिब के सामने मत्था टेका और अरदास की। श्री हेमकुंड साहिब और 4 धाम यात्रा के निर्विघ्न रूप से चलने के लिए प्रार्थना भी की। मौके पर गुरुद्वारा परिसर की ओर से दोनों अतिथियों का पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया गया। सीएम ने दावा किया कि 4 धाम और साथ ही श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्था का सरकार पूरा ख्याल रखेगी। श्रद्धालु केवल यात्रा मार्ग पर जाने से पहले अपने पंजीकरण और साथ ही दर्शनों के लिए स्लॉट बुक करने का ध्यान रखें। सरकार मई जून ही नहीं बल्कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक देश के हर श्रद्धालु को धामों के दर्शन सुविधाजनक रूप से कराने के लिए कटिबद्ध है। गवर्नर ने श्री हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा के शुभारंभ पर गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ ये कहा कि इस बार हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा ऐतिहासिक होगी। आपको बता दें कि श्री हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा 22 मई से शुरू होने जा रही है। बहुत ही बड़ा दिन है आज। ऋषिकेश से गुरुद्वारा साहब से जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, जो पहला जत्था है वो हेमकुंड साहब जा रहा है। ये हम सब के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है, बहुत हर्ष और उल्लास का दिन है कि पहले यात्री जो हैं वो यहाँ से जा रहे हैं। देखिए, अभी 4 धाम की यात्रा चल रही है। ये प्रभु का, शिव जी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है और आज से जो यात्री चलेंगे ये 22 तारीख से हेमकुंड साहब में जाएंगे। और हेमकुंड साहब का जो तप भूमि है, तपस्या का जो चिन्ह है, वहाँ से जो आस्था आती है वो पूरे देश के लिए बहुत अलग है। मैं तो कहूँगा कि हम अत्यंत खुश हैं, हर एक उत्तराखंडी बहुत ही खुश है कि हमारे घर में यात्री आए हैं। शुभ दिन है, आज से यात्रा हेमकुंड साहिब के लिए प्रारंभ हो रही है और उस जत्थे को हम लोग यहाँ पर रवाना भी कर रहे हैं और आज बड़ा शुभ दिन है। और मैं सभी से कहूँगा कि अभी तो यात्री लोग जा रहे हैं, जो स्वस्थ हैं उन्हीं को यात्रा में जाना है और हम सबसे अनुरोध भी हमने किया है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने आगे निकट भविष्य में वहाँ के लिए रोपवे की जो घोषणा की है, जल्दी से जल्दी वो काम होगा। अभी लोग वहाँ पर अपनी यात्रा कर रहे हैं। वो यात्रा बाई रोड हो रही है, सड़क से हो रही है, पैदल हो रही है। आने वाले समय में ये यात्रा जो है रोपवे के माध्यम से भी हो पाएगी। सभी को शुभकामनाएं। यात्री आ रहे हैं लेकिन लक्ष्मण झूला पुल बंद पड़ा है, बड़ी दिक्कत परेशानी हो रही है। यात्री और व्यापारी भी भूखमरी की कगार में। हमारा ये उद्देश्य है कि सभी के लिए यात्रा अच्छी हो, यात्रियों के लिए भी अच्छी हो और यहाँ के जो हमारे व्यापारी बंधु भी अच्छी हो, उसके लिए जो भी समुचित प्रबंध हो सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। जो हमारी आज की रजिस्ट्रेशन है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने क्या किया है कि आप देर हो चुकी थी और जत्थे को श्रीनगर रुकना पड़ेगा। श्रीनगर ऑलरेडी यात्री रुका हुआ है, तो हमने सांकेतिक तौर पे 250 आदमी को भेजा है। बाकी कल सुबह यहाँ से रवाना होंगे। और आज का प्रोग्राम में माननीय गवर्नर साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी, मेयर सारे पहुँचे थे। और सबसे अच्छी बात लगी जो धार्मिक संस्थाओं के जितने हेड हैं वो भी पहुँचे। तो एक बहुत बड़ा मैसेज पूरी दुनिया में गया है कि जो हमारा उत्तराखंड है ये देवभूमि है, इसमें देवों का वास है। यहाँ पर सारों की जो कहते हैं ना अतिथि देव भव की भावना है। सभी अपने खुले दिल से, खुले हाथ खोल के आपके वेलकम के लिए खड़े हैं। लेकिन आपसे भी निवेदन है कि जब आप आएँ तो जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करो। आप रजिस्ट्रेशन कराओ, आपके हित में है, कोई उसमें आपका नुकसान नहीं होगा। अगर किसी दिन स्लॉट में आपको जगह नहीं मिलती है तो 2 दिन का कार्यक्रम डिले कर लो। और यहाँ पर आओ तो पर्यावरण का खास तौर पे ध्यान रखें, प्लास्टिक मत यूज़ करें, यूज़ करोगे तो उसको डस्टबिन में फेंको और ध्यान रहे कि आप देवभूमि में हैं। यमुनोत्री हाईवे पर बुधवार शाम को रड़ा चट्टी के पास भूस्खलन होने से हाईवे की दीवार गिर गई जिससे बड़े वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है।
और इस बीच 4000 से ज्यादा यात्रियों को अलग अलग सुविधाजनक स्थानों पर ठहराया गया। वहीं यमुनोत्री हाईवे पर दीवार धंसने से बड़े वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है और इससे यमुनोत्री धाम की यात्रा पर पहुंचे बड़े वाहन फंस गए और साथ ही हाईवे के दोनों ओर बड़े वाहनों की लंबी कतार लग गई है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हुई और साथ ही लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी देर हुई है। पुलिस को सतर्क रहने के साथ बड़े वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर रोकने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के अचानक आरटीओ कार्यालय में पहुंचने से विभाग में हलचल मच गई है और इस दौरान लापरवाही को लेकर सीएम ने आरटीओ को सस्पेंड कर दिया। सीएम की ओर से की गई इस कार्रवाई के बाद विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया है और छापे के दौरान संभागीय परिवहन अधिकारी यानी कि आरटीओ समेत बड़ी संख्या में कर्मचारी यहां पर अनुपस्थित मिले। सीएम ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और मौके पर ही आरटीओ दिनेश चंद्र पठोई को निलंबित करने के निर्देश दिए। सचिव परिवहन ने उनके निलंबन आदेश जारी कर दिए और पठोई को परिवहन आयुक्त कार्यालय में संबद्ध कर दिया गया है। हल्द्वानी के सैंजना गांव में रास्ते में खड़ी जेसीबी हटाने को लेकर दो भाइयों में विवाद हो गया। आपको बता दें कि ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दो भाइयों ने परिजनों के साथ मिलकर अपने ही मंझले भाई की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी। इस विवाद में बचाव के लिए आए मृतक की पत्नी और दो बेटे भी जख्मी हो गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज किया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले में आगे की जांच जारी है। और अब खबर उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार से है, जहां पर धर्मनगरी के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भारी मतों से जीत के लिए भगवान शिव का रुद्र अभिषेक किया। इस दौरान पूर्व विधायक ने भगवान शिव से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत के लिए मनोकामनाएं मांगी। आपको बता दें कि 31 मई को चंपावत सीट पर उपचुनाव होना है और साथ ही 3 जून को उपचुनाव के परिणाम आएंगे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से चुनावी मैदान में है और जिसके लिए भाजपा के पूर्व विधायक और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भगवान शिव का दक्षेश्वर महादेव मंदिर में रुद्र अभिषेक किया। भगवान शिव से सीएम धामी के उपचुनाव में जीतने की कामना की और इस दौरान पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि जैसे माननीय मोदी जी विश्व के नेता हैं, पूरे हिंदुस्तान को मोदी जी की जरूरत है, ठीक इसी प्रकार उत्तराखंड में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की बहुत ज्यादा जरूरत है। उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था जिसमें पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी। माननीय मोदी जी विश्व के नेता हैं, पूरे हिंदुस्तान को माननीय मोदी जी की ज़रूरत है। इसी प्रकार से उत्तराखंड में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की ज़रूरत है। उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और 47 सीटें उनकी माननीय मोदी जी के संगठन के और सबके आशीर्वाद से आई थी और संगठन ने पूर्ण आशीर्वाद पुनः उन्हें दिया और 47 सीटें आने के बाद पुनः उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। सबसे पहले तो मैं अपने संगठन का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं। दूसरे, अब वो जो उपचुनाव चंपावत से लड़ रहे हैं उसमें उनकी बहुत बड़ी जीत हो, इसलिए यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ मैंने रुद्राभिषेक किया है, भगवान से प्रार्थना की है। चंपावत की जनता बहुत पढ़ी लिखी समझदार है। वहाँ मुख्यमंत्री का चुनाव एक विपक्ष के साथ हो रहा है, वो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं केवल, और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री का चुनाव। लाल कुआं में पुलिस प्रशासन की तरफ से अवैध खनन को लेकर सख्त है। आपको बता दें कि हल्द्वानी तराई पूर्वी गौला रेंज की वन विभाग की टीम ने पिछले 5 महीनों से अवैध खनन और लकड़ी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग की टीम ने पिछले 5 महीनों में 78 मामले दर्ज किए, जिनमें 12 वाहन राज्य संपत्ति घोषित किए गए और साथ ही वन विभाग ने 23 लाख से ज्यादा का जुर्माना वसूल किया। और इधर गोला रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी आरपी जोशी ने कहा कि प्रभागीय वन अधिकारी के निर्देशन में गोला रेंज के वन विभाग की टीम की तरफ से अवैध खनन और अवैध लकड़ी तस्करों के खिलाफ अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 महीनों में 78 पकड़े गए, जिनमें 23 लाख रुपए का जुर्माना वसूल जिनसे किया गया है।
और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गोला रेंज के अंतर्गत क्षेत्रों में 3 टीमें गठित की गई हैं जो आने जाने वाले वाहनों की हर समय जांच कर रही है और जिन वाहनों में अवैध खनन सामग्री पाई जा रही है उन वाहनों को सीज किया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। यहाँ कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध खनन और अवैध लकड़ी तस्करी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर इन मामलों में कोई सम्मिलित पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि गोला रेंज में जो हमारा खनन होता है, वन्यप्राणी जो खनन करता है उस पर हमारा खनन पर नियंत्रण रखता है। वो एकदम सिस्टमेटिक ढंग से खनन है जिसकी प्रशंसा पूरे उत्तराखंड में की जाती है। बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से नियंत्रण से खनन चुरान होता है। लेकिन आसपास के क्षेत्रों से जो खनन अवैध खनन कार्य होता है उसको हमने पकड़ा है। लगभग 78 केस मैंने इस साल पकड़े हैं, जिसमें से 12 गाड़ियाँ राजसात हो चुकी हैं और शेष में जुर्माना जमा किया है। करीब 23 लाख रुपए गाड़ियों से मात्र प्रति कर लिया गया है। तो इस प्रकार अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई की है, जिसका परिणाम है कि अवैध खनन की संख्या दिन प्रतिदिन न्यून होती जा रही है और बहुत कम अवैध खनन इसका हो रहा है। गोला रेंज के अंतर्गत 3 पार्टियों में लगातार गश्त होती है। 18 घंटे की 3 पार्टियों में लगातार गश्त होती है, रात और दिन। और सबसे बड़ा इसी गश्त का परिणाम है कि हमारी धौला नदी बिल्कुल नियंत्रित है कि हाँ, धौला नदी में कहीं से कहीं तक भी कोई अवैध खनन नहीं होता है। जो भी होता है वो बाहरी क्षेत्रों में होता है। पौड़ी में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। आपको बता दें कि यहाँ पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और वहीं बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली और साथ ही साथ ओले गिरने से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। यहाँ पर अचानक बारिश होने के बाद मौसम में बदलाव हुआ, लोगों को गर्मी से एक तरफ राहत तो मिली, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है किसानों को, क्योंकि यहाँ पर बारिश के साथ ओले गिरे और जिसकी वजह से यहाँ पर फसलें खराब हो गई हैं, फसलें चौपट हो गई हैं और इसकी वजह से किसानों के सामने एक और चिंता खड़ी हो चुकी है। तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। टिहरी जनपद के देवप्रयाग विधानसभा में उस समय हड़कंप मच गया जब देवप्रयाग विधानसभा के पास जंगल में आग लग गई। इस दौरान डोली यात्रा में जा रहे पूर्व शिक्षा व पेयजल मंत्री प्रसाद नैथानी और स्थानीय लोगों ने मिलकर इस आग को बुझाया। ये तस्वीरें आप देखिए जब यहाँ पर स्थानीय लोगों ने आग को बुझाया। दरअसल यहाँ पर देवप्रयाग के जंगल में आग लगी हुई थी और जैसे ही इसको देखा उसके बाद यहाँ पर लोग मौके पर पहुंचे और साथ ही साथ इस आग को बुझाने की पूरी कोशिश की गई। द्वितीय केदार भगवान मधेश्वर के कपाट विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इसके बाद अब 6 महीने तक धाम में ही आराध्य की पूजा होगी और बाबा मधेश्वर की चल उत्सव विग्रह डोली अपने अंतिम प्रवास के लिए गोंडार गांव पहुंच गई है। बीते बुधवार को सुबह 5 बजे से राकेश्वरी मंदिर रांसी में मधेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी शिवशंकर लिंग ने भगवान मधेश्वर का अभिषेक किया, भोग लगाया और मां राकेश्वरी के साथ भगवान मधेश्वर की संयुक्त आरती भी उतारी। इसके साथ ही साथ डोली ने राकेश्वरी मंदिर की परिक्रमा के बाद अपने धाम के लिए प्रस्थान किया। रुड़की भगवानपुर में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन बड़े एक्शन मोड में नजर आ रही है। दरअसल भगवानपुर पुलिस ने वाहन चोरी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया और इस दौरान पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया और साथ ही साथ चोरी की हुई 8 बाइकों को बरामद किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि भगवानपुर और आसपास के क्षेत्र में वाहन चोरी की घटना काफी तेजी के साथ बढ़ रही थी और जिसको लेकर सीओ मंगलौर पंकज गैरोला और साथ ही भगवानपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया और जिसके फलस्वरूप एक बाइक की चेकिंग के लिए रोका गया, जिसके बाद बाइक सवार से बाइक के लाइसेंस को मांगा गया, जो कि युवक के दिखाने में यहाँ पर असमर्थ रहा। जिसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया और साथ ही पुलिस के पूछताछ में बताया कि हमने कुल 8 बाइक अलग अलग जगह से चोरी की, जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज किया, आरोपी को जेल भेज दिया। फिलहाल मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। तो शर्माविंदा चोरी इसमें जो वाहन चोरी में जो लोग शामिल थे उसमें तो ये 3 ही थे। बाकी वाहनों को और कहाँ लाके आगे जो किसे बेच रहे थे या आगे इनका जो भी वेयर हाउस है
उसके हम लोग पता लगा रहे हैं और उसमें जो भी अन्य लोग शामिल हैं उनको भी विवेचना में शामिल किया जाएगा। थाने में ही एक जो मोबाइल जो छीनने वाला एक गैंग है उसमें कुछ लगातार ये घटनाएँ हुई थी। अभी 2 दिन पहले एक घटना में एक मोबाइल फ़ोन छीना गया था जिसको पुलिस ने संज्ञान में लिया था। इसमें कुल 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं जिनसे 2 घटनाओं का अनावरण भी हुआ है और अन्य जो घटनाएं हैं उनकी भी पूछताछ की जा रही है। जनपद टिहरी गढ़वाल के मुनि की रेती थाना क्षेत्र में चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद लगातार जाम की समस्या बनी है और साथ ही बुद्ध पूर्णिमा के अवकाश होने के कारण पर्यटकों से भी मुनि कीर्ति क्षेत्र में यातायात पर दबाव बनता नजर आया। लेकिन उच्च अधिकारियों के आदेश पर सीओ सदर सुरेंद्र प्रसाद बलूनी ने अपनी यातायात टीम के साथ सड़क पर खुद मोर्चा संभाला और जिसके बाद यातायात सुचारू रूप से चलने में लोगों को काफी राहत महसूस हुई। आपको बता दें कि 2 दिन पहले निरीक्षण के दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने जाम की समस्या को गंभीरता से लिया। उन्होंने जनपद टिहरी के पुलिस एसएसपी को जाम की समस्या के समाधान के लिए निर्देश दिए और जिसके बाद टिहरी एसएसपी ने सीओ सदर सुरेंद्र बलूनी को मुनि कीरेत क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनाने की कमान सौंपी और सोमवार को सीओ सदर ने ट्रैफिक व्यवस्था को अपने हाथों में लेते हुए पर्वतीय क्षेत्र में आने जाने वाले ट्रैफिक को गरुड़ चट्टी और तपोवन तिराहे से डाइवर्ट कर निकाला। देख रहे हैं कि जब से कपाट खुले हैं यात्रियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वाहनों का दबाव आप देख रहे हैं कि कितनी संख्या में वाहन चारधाम यात्रा पे आ रहे हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो है हमारे एसएसपी महोदय ने जो है मुझे यहाँ भेजा, ग्राउंड जीरो पे भेजा है। मैं स्वयं अपनी टीम के साथ दोनों टीआई रोड पे हैं, इंटरसेप्टर आप देख ही रहे हैं यहाँ पे है। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि चारधाम यात्रा जारी है तो वहीं चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम की अहम भूमिका भी नजर आ रही है। प्रत्येक दिन उत्तराखंड परिवहन निगम की 25 से 30 बसें सवारियों को लेकर ऋषिकेश से बद्रीनाथ और केदारनाथ की ओर रवाना हो रही हैं। जिन यात्रियों को रोटेशन की बसों के टिकट नहीं मिल पा रहे हैं वो अपनी यात्रा करने के लिए रोडवेज बसों का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि परिवहन निगम की बस सेवा ऋषिकेश से बद्रीनाथ 8 घंटे और केदारनाथ का सफर 11 घंटों में तय कर रही है। वहीं रोडवेज बसों को चलने से तीर्थ यात्रियों को चारधाम की यात्रा करने में सुविधा होती है। सर अभी हम हरिद्वार से ऋषिकेश आए हुए हैं और इसके हम मेन काउंटर पे पहुंचे तो उन्होंने मना कर दिया है। अब यहाँ से बुकनी चारधाम की यात्रा पूरी हो चुकी है और अब यहाँ रोडवेज के वहाँ पता करो ऐसे उन्होंने बोला है। तो यहाँ से मालूम पड़ा हमें तो यहाँ जा रहा है हमें। इनने बोला 1 बजे टिकट बुक होगा केदारनाथ बद्रीनाथ का, तो 2 धाम के लिए जा रहा है हमें। चारधाम यात्रा के लिए जो परिवहन निगम ने है पूरी व्यवस्था कर रखी है। जितने यात्री यहाँ पे आते हैं उनके लिए देश उस कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का कार्य रहा हो या फिर हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना के लिए भी लड़कर के काम करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने में किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं किया। अगर देश की आवश्यकता है और देश चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।